प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेज में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे ये फ्रांसीसियों की बात करेंगे। यूरोपीय जातियों का आगमन पढ़ रहे हैं अपन। यूरोपीय जातियों के आगमन में जो पहली जाति है ये पुर्तगाल, इसके बाद में डच आते हैं, इसके बाद अंग्रेज, इसके बाद में डेन आते हैं, इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, उसके बाद में डेनिस आते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमुख कंपनियां जो है भारत के अंदर आती। तो फ्रांसीसियों की अपन क्या करें, बात करें। देखिए, लुई 14वां शासक है फ्रांस का। इसका मंत्री है कोलबर्ट। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती। यह फ्रांस की सरकारी कंपनी थी। नेक्स्ट है 1668 में फ्रांसीसी कैरो ने सूरत में कारखाने की स्थापना की, यानी पहली व्यापारिक कोठी हो गई सूरत के अंदर। 1669 में मूसलीपट्टनम में इनकी दूसरी व्यापारिक कोठी थी। 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने विलकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी गांव प्राप्त कर लिया और 1674 में पांडिचेरी है इसकी क्या कर दी साहब, स्थापना कर दी। पांडिचेरी की स्थापना कर दी। आगे देखिए, पांडिचेरी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र, दूसरा प्रमुख इनका केंद्र था, यह है बंगाल का चंद्रनगर था। बंगाल का चंद्रनगर था। नेक्स्ट है पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण और चंद्रनगर के अंदर गुस्ताउस फोर्ट है, इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। 1720 में जिनला ने कंपनी को पुनः संगठित किया। जिनला ने कंपनी को क्या किया, पुनः संगठित किया। अब देखिए, कौन कौन सी कंपनियों के कौन कौन से नाम थे वो अपन देख लेते हैं। देखिए, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, डेनमार्क और फ्रांस। ये है एस्तादो
द इंडिया हॉलैंड कंपनी का नाम था वसीदे ओस्ट इंडसे कंपनी। इंग्लैंड का जो था नाम यह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनमार्क का जो नाम था ये भी डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी था। और फ्रांस का जो नाम था ये कंपनी डेस इंडेस ओरियंट लेश, ये इस कंपनी का नाम था। इनका व्यापारिक कोठी पहली कोचीन थी। इनकी व्यापारिक कोठी मछली पट्टनम थी। इंग्लैंड की सूरत थी। डेनमार्क की तमिलनाडु थी। और फ्रांस की सूरत थी पहली कोठी। पुर्तगाली जो भारत के अंदर व्यापार की दृष्टि से आते हैं 1498 के अंदर, और हॉलैंड वाले आते हैं 1602 के अंदर। इंग्लैंड 1600 के अंदर व्यापारी कंपनी की स्थापना। 1616 में डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और 1664 के अंदर फ्रांस जो कंपनी है इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। फ्रांसीसी देखिए, फ्रांसीसी शासक है लुई 14वां, इसका मंत्री है कोलबर्ट। इसने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। और व्यापार को सहयोग के लिए अपने व्यापारियों से प्रमुख वार्ता करके उन्हें उत्साहित किया। फ्रांस की जो कंपनी थी यह सरकारी कंपनी थी। 1668 के अंदर फ्रांसीसी कैरो ने सूरत के अंदर अपना कारखाना खोला। पहली व्यापारिक कोठी किसने, फ्रांसीसी कैरो ने। 1669 के अंदर मछलीपट्टनम में इनकी दूसरी व्यापारिक कोठी थी। 1673 के अंदर फ्रैंको मार्टिन ने विलकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से क्या खरीदा था, पुदुचेरी खरीद लिया था। और 1674 के अंदर पांडिचेरी की स्थापना करने वाला कौन है, फ्रैंको मार्टिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन बात करें दूसरा इनका जो प्रमुख केंद्र था, पहले तो पांडिचेरी हो गया और इनका फ्रांसीसी हुआ। दूसरा प्रमुख केंद्र था बंगाल का चंद्रनगर। पांडिचेरी में इन्होंने फोर्ट लुई की स्थापना की और चंद्रनगर के अंदर गुस्ताव्स फोर्ट की स्थापना इन्होंने करी। 1720 के अंदर जिनलो के अनुसार 1720 के अंदर जिनलो ने कंपनी का पुनः क्या किया, संगठन किया। अब अपन बात करें विभिन्न जो ये कंपनियां आई, इनकी स्थापना कब कब हुई थी और इनका पहला व्यापारिक स्थान कौन सा था, ये सभी की अपन बात करें। देखिए पुर्तगाली जो थे इनकी कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। कोचीन इनकी पहली कोठी थी। 1498 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है। हॉलैंड इनकी कंपनी का नाम था वसीदे ओस्ट इंडसे। मछलीपट्टनम है ये इनका पहला व्यापारिक केंद्र था। 1602 के अंदर इनकी कंपनी की स्थापना होती है। इंग्लैंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र बनाती है और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी तमिलनाडु में इनका व्यापारिक केंद्र था पहला और 1616 में इस कंपनी की स्थापना होती है। फ्रांस जो है ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको फ्रेंच में इसको क्या कहते थे, कंपनी को कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटेस इसको कहा जाता था। सूरत में इनका पहला व्यापारिक केंद्र था और 1664 के अंदर इस कंपनी की स्थापना होती है। तो ये प्रमुख बातें थी कंपनियों
की, जो इसके नाम आ गए, इनका पहला व्यापारिक केंद्र आ गया और इनकी स्थापना आ गई। तो एक ये लिस्ट है, इस लिस्ट को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं, ये आपस में युद्ध करेंगे। 3 युद्ध होंगे जो कर्नाटक के युद्धों के नाम से जाने जाएंगे। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। कितने युद्ध होते हैं? 3 युद्ध होते हैं साहब, और इन युद्धों को कर्नाटक के युद्धों के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के मध्य। यूरोप के अंदर अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था और इसी का यह परिणाम है। शुरुआत कैसी होती है? कर्नाटक के प्रथम युद्ध की शुरुआत है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार प्रश्न को लेकर। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार प्रश्न को लेकर यह युद्ध होता है। तात्कालीन कारण जो है ये क्या है? अंग्रेज कैप्टन जिसका नाम है बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना, और ये युद्ध का क्या होता है? कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्दने से सहायता मांगी। ला बुर्दने से सहायता मांगी। ब्रिटिश सेना का कमांडर, अंग्रेज सेना का कमांडर बर्नेट या बार्नेट की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सेना का सेनापति बनता है ये पीटन बनता है। 1746 को अडियार नदी के पास में युद्ध होता है। सेंट टोमे का युद्ध या अडियार का युद्ध होता है। सेंट टोमे का युद्ध या अडियार का युद्ध होता है। यहां पर लेफ्टिनेंट पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने महफूज खां के नेतृत्व वाली अरकाट के नवाब अनूरुद्दीन की सेना को हराया। अनूरुद्दीन की सेना को हरा दिया। नेक्स्ट है 1748 के अंदर यूरोप में फ्रांस व ब्रिटेन के अंदर
एक्सला सापेल की संधि हुई और भारत के अंदर प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। ये पहला कर्नाटक युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों के बारे में बात करें, 3 युद्ध होते हैं भारत के अंदर जो युद्ध हुए, इन्हें कर्नाटक के युद्धों के नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध है, ये 1746 से 48 के मध्य हुआ था। और ये युद्ध का कारण क्या था? यूरोप के अंदर अंग्रेज और फ्रांस जो था, इसके अंदर 7 वर्षीय युद्ध जो चल रहा था, इसका प्रभाव है ये भारत पर भी पड़ा, क्योंकि भारत में भी जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज हैं, ये व्यापार के रूप में यहाँ पर थे, तो दोनों के अंदर टकराव होना स्वाभाविक बात थी। तो यहाँ पर देखिए, कर्नाटक का पहला युद्ध है, इसकी शुरुआत ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज कप्तान बर्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर क्या कर लेना? कब्जा कर लेना। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्दाने से सहयोग मांगा और अंग्रेज सेना का कमांडर बर्नेट की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में अंग्रेज सेना का जो सेनापति है, किसे बनाया जाता है? पिटन को बनाया जाता है। 1646 को अडियार नदी के पास में सेंट टोमे नामक स्थान पर युद्ध होता है और इसे अडियार का युद्ध भी कहते हैं। लेफ्टिनेंट पैराडाइज जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था, इसने महफूज का के नेतृत्व में जो सेना थी, जो अरकाट के नवाब अनवरुद्दीन की थी, इस सेना को हराया और 1748 के अंदर यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर एक संधि होती है। संधि का नाम है एक्सला-पेल की संधि। एक्सला-सापेल की संधि। और इसी संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध है, ये समाप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट है ये संधि, ध्यान में रखना कि प्रथम कर्नाटक युद्ध है, ये कौन सी संधि से समाप्त होता है? तो एक्सला-सापेल की संधि से समाप्त होता है। अब अपन बात करेंगे कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कर्नाटक का पहला युद्ध हो गया, अब है कर्नाटक का दूसरा युद्ध। देखिए साहब, कर्नाटक के दूसरे युद्ध की अपन बात करेंगे। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 54। 1749 से 54। देखिए, हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर यह युद्ध होता है। देखिए, ये युद्ध इंपॉर्टेंट है। अब हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद में सत्ता के जो हकदार थे, ये जो था मुजफ्फर जंग और दूसरा था नासिर जंग। और इसी प्रकार कर्नाटक में सत्ता के 2 हकदार थे। वो कौन कौन थे कर्नाटक में? कर्नाटक में थे अनवरुद्दीन और चांदा साहब। अब देखिए, इनका पक्ष लेकर के अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं, ये युद्ध करेंगे। तो अपन बात करें, फ्रांसीसियों ने किसका सहयोग किया? तो देखिए, फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब, और अंग्रेजों ने किसका सहयोग किया? ये किया नासिर जंग व अनवरुद्दीन का। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग का क्या किया? सहयोग किया, और ये युद्ध होता है।
इसमें एक बात ध्यान में रखना, आपको जो है फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब का सहयोग किया और अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग किया। यहाँ पर अपन बात करेंगे अंबुर का युद्ध। अंबुर का युद्ध 1739 के अंदर अंबुर का युद्ध होता है और यह युद्ध होता है चांदा साहब व अनवरुद्दीन के मध्य, जिसमें किसकी विजय होती है? चांदा साहब, अनवरुद्दीन है यह मारा जाता है और अनवरुद्दीन का जो पुत्र है जिसका नाम था मोहम्मद अली है, यह ब्रिटिश खेमे में चला जाता है। इसमें ब्रिटिश खेमा जो था त्रिचनापल्ली में था। ब्रिटिश खेमा का था त्रिचनापल्ली में था। चांदा साहब ने क्या किया? चांदा साहब ने त्रिचनापल्ली का घेरा डाल दिया। डुप्ले की मदद से हैदराबाद का नवाब मुजफ्फर जंग बना। नेक्स्ट देखिए, डुप्ले ने हैदराबाद में बुस्सी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। मुजफ्फर जंग के बाद सलावत जंग है, यह हैदराबाद का नवाब बना। और इसने डुप्ले को उत्तरी सरकार का क्षेत्र है यह उपहार स्वरूप दे दिया। अब लॉर्ड क्लाइव ने अर्काट का घेरा डाला और इस युद्ध में चांदा साहब है यह मारा गया। 1754 के अंदर डुप्ले को फ्रांस की सरकार ने वापस बुला लिया और डुप्ले की जगह गोडेहू को गवर्नर बना के भेज दिया। और एक संधि होती है पांडिचेरी की संधि 1755 के अंदर, और इसी संधि के द्वारा यह युद्ध है समाप्त हो जाता है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध, इंपोर्टेंट युद्ध है। देखिए, कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 54, हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर यह युद्ध हुआ था। हैदराबाद है, इसके अंदर सत्ता के दो हकदार थे, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। कर्नाटक के अंदर सत्ता के दो हकदार थे, अनवरुद्दीन और चांदा साहब। अब सब इन दोनों का पक्ष लेते हुए अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ते हैं। फ्रांसीसियों ने किसका सहयोग दिया? हैदराबाद में तो मुजफ्फर जंग का सहयोग दिया और कर्नाटक में चांदा साहब का सहयोग दिया। अंग्रेजों ने किसका सहयोग किया? हैदराबाद के अंदर नासिर जंग का और कर्नाटक के अंदर अनवरुद्दीन का सहयोग किया।
अब अपन बात करते हैं अंबुर का युद्ध होता है चांदा साहब और अनवरुद्दीन के मध्य। अंबुर का युद्ध होता है चांदा साहब और अनवरुद्दीन के मध्य, जिसमें किसकी विजय होती है? चांदा साहब की विजय होती है, अनवरुद्दीन मारा जाता है। अनवरुद्दीन का बेटा है मोहम्मद अली, जो ब्रिटिश खेमे में भाग जाता है। इस समय ब्रिटिश जो खेमा था ये चित्रापल्ली के अंदर लगा हुआ था, त्रिचनापल्ली के अंदर लगा हुआ था, और चांदा साहब ने त्रिचनापल्ली का घेरा है यह डाल लिया। डुप्ले की मदद से हैदराबाद का नवाब है ये कौन बन जाता है? मुजफ्फर जंग बन जाता है। डुप्ले जो था यह फ्रांसीसियों का प्रमुख था भारत के अंदर। तो इस प्रकार डुप्ले की नीति या फ्रांसीसियों की नीति है यह क्या रही? सफल रही। हैदराबाद में भी फ्रांसीसियों का शासक बन गया और कर्नाटक में भी फ्रांसीसियों का शासक बन गया। अच्छा, डुप्ले की मदद से मुजफ्फर जंग है ये शासक बन जाता है। डुप्ले ने हैदराबाद में बुस्सी नामक अधिकारी को अपना उत्तराधिकारी वहां पर नियुक्त करता है, और जो मुजफ्फर जंग है, मुजफ्फर जंग के बाद में मुजफ्फर जंग का बेटा है ये सलावत जंग है, ये हैदराबाद का शासक बनता है। और इसने डुप्ले को क्या दिया था? उत्तरी कनारा का क्षेत्र दिया था, उपहार के रूप में दिया था, उपहार के रूप में, क्योंकि सलावत जंग के खिलाफ है यह क्या चल रहा था? षड्यंत्र चल रहा था, इसलिए। और इस षड्यंत्र को विफल किसने किया था? डुप्ले ने किया था। अब लॉर्ड क्लाइव है, इसने कहाँ का घेरा डाल लिया? अर्काट का घेरा डाल लिया। और आपको पता है कि चांदा साहब है इसने त्रिचनापल्ली का घेरा डाल रखा था, और लॉर्ड क्लाइव ने कहाँ का घेरा डाल दिया? अर्काट का घेरा डाल दिया। और अर्काट है यह कर्नाटक की राजधानी थी, और कर्नाटक का शासक कौन था? चांदा साहब। और अब चांदा साहब है ये त्रिचनापल्ली से अपना घेरा उठा लेता है और कर्नाटक की तरफ भागता है, और इस युद्ध के अंदर चांदा साहब है यह मारा जाता है। 1754 के अंदर डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने वापस बुला लिया, और डुप्ले की जगह गोडेहू को नया गवर्नर बना करके भारत में भेजा। और अब पांडिचेरी की संधि होती है 1755 के अंदर। फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य, और इसी पांडिचेरी संधि के द्वारा कर्नाटक का दूसरा युद्ध है यह समाप्त हो जाता है। अब अपन बात करेंगे कर्नाटक का तीसरा युद्ध होगा। ये तीनों युद्ध हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए तीसरा युद्ध है, इसकी अपन बात करेंगे सर। 1756 से 63 को तीसरा युद्ध होता है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कारण क्या था? कारण था क्लाइव तथा वाटसन ने बंगाल के चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। इसी कारण यहां पर क्या होता है? युद्ध होता है। फ्रांस ने गवर्नर गोदेयू की सहायता के लिए काउंट लाली को भेजा जाता है, और ये युद्ध होता है वाडी वास का युद्ध। इंपॉर्टेंट युद्ध है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 में। यहां पर जो ब्रिटिश अधिकारी था सर आयरकुट, और फ्रांस का अधिकारी था लाली, काउंट लाली, इनके मध्य होता है, जिसमें विजय किसकी होगी? सर आयरकुट की विजय होती है, और काउंट लाली है इसकी हार होती है। और पेरिस की संधि है ये 1763 में हो जाती है, और ये युद्ध है समाप्त हो जाता है। युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। J.R.
मेरियट का कथन है, डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में तलाश कर भूल की, क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा व पा लिया। ये सब कथन किसका है? J.R. मेरियट का कथन है। देखिए, आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध है ये तीसरा कर्नाटक का युद्ध होता है 1756 से 63 के मध्य। कारण क्या था? लॉर्ड क्लाइव और वाटसन ने फ्रांसीसी नगर बंगाल में जो चंद्र नगर था उस पर अधिकार करने को लेकर यह युद्ध होता है। फ्रांस ने गोदेहू की सहायता के लिए काउंट लाली को भेजा। वांडीवास का युद्ध होता है 22 जनवरी 1760 को। ब्रिटिश सेनापति सर आयरकुट होता है, फ्रांस का सेनापति काउंट लाली होता है, जिसमें विजय किसकी होती है? सर आयरकुट की विजय होती है। और पेरिस की संधि 1763 में होती है और इसी के साथ में कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हो जाता है। अब देखें, J.R. मेरियट का कथन है, डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में तलाश कर भूल की, लेकिन क्लाइव ने इसे बंगाल के अंदर खोजा और पा लिया। इंपोर्टेंट ये है, इसका कथन है, ध्यान में रखना है। तो ये बात हो गई आपके आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों के बारे में। इसके बाद अपन आगे अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।